बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंट्रीमेट्स कैसे हैं? उम्मीद है कि सब खैर वाफियत से होंगे। आज एक नया दिन, नई बैठक, एक नया टॉपिक और एक नई मोटिवेशन होगी। हमारे साथ जो स्पीकर हैं स्टूडियो में जो हमारे साथ जुड़े हैं आज के इस टॉपिक पे जो गुफ्तगू करेंगे, इनका नाम अब्दुर्रहमान है। ये अपना जो फुल इंट्रोडक्शन है वो खुद करवाएंगे। चूंकि हम 14 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुके हैं तो मैं विदाउट फर्दर डिले माइक पास करता हूँ अब्दुल रहमान को, जो अपने बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे और फिर आज का जो हमारा टॉपिक है हम उस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। ओके अब्दुल रहमान, ओवर टू यू। हाँ, बहुत शुक्रिया अहमद भाई। सबसे पहले तो आपका कि आपने जो है मुझे अपने इस चैनल से अपॉर्चुनिटी दी टॉक की। और ऑब्वियसली ये हमारी एक ज़िम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने जो कंट्री मेट्स हैं उनको जो है वो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके जो अभी अवेलेबल हैं उनके बारे में इन्फॉर्म करें, अपडेट करें। और ताकि जो है ना रिगार्डिंग स्कॉलरशिप या रिगार्डिंग आगे बढ़ने की जो भी अपॉर्चुनिटी है वो मिस ना हो। और जो टाइम हमने वेस्ट किया हुआ है ढूँढने में, वो ऑब्वियसली जो हमारे जो हैं वो सक्सेसर्स हैं उनको कम से कम वो डिफ़िकल्टीज़ ना फ़ील करनी पड़े। So, I'm just introducing me in short words कि अ, मैं अब्दुर्रहमान हूँ और वैसे मैं गुजरांवाला से बिलॉन्ग करता हूँ। और अभी करंटली जो है वो मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ त्रियेस्ते इटली में, जो कि इटली के जो है वो नॉर्थ ईस्ट में जो है वो वाक़या है। और मैं पीएचडी नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो कर रहा हूँ। इससे पहले मेरी जो बैचलर्स है वो अ, गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला से है, जो कि एफिलिएटेड है पंजाब यूनिवर्सिटी से। और फिर उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना एमफिल किया था पॉलीमर टेक्नोलॉजी में। और और उसके साथ ही जो है वो अभी मैंने रिसेंटली पीएचडी स्टार्ट की, अभी मेरा फर्स्ट ईयर ही है। तो आज जो है हम जो बात करेंगे, जैसे अहमद भाई ने हमें बताया कि हम मास्टर्स की स्कॉलरशिप के हवाले से बात करेंगे कि मास्टर्स के लिए जो है वो कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं इटली में। और इसके साथ-साथ जो है ना हमारी डिस्कशन होगी कि हम जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है जिसके ऊपर हमारा एडमिशन डिपेंड कर रहा होता है, सीवी और मोटिवेशन लेटर, ये बेसिकली 2 मेन चीज़ें होती हैं मास्टर्स के लिए। तो उनको किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे अब्दुल रहमान आपने कहा है कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो टाइम हमारा वेस्ट हुआ वो आने वाले जो सक्सेसर्स हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो, तो ये सोच बहुत कम लोगों में पाई जाती है। तो ये जब मैंने आपको मैसेज किया, आपने विलिंगनेस शो की फौरन। नहीं तो अक्सर मैं जब लोगों से कांटेक्ट करता हूँ तो बहुत एक लंबी गुफ्तगू चलती है कि वो कब फ्री हैं, हालांकि फ्री होते हैं सब लोग। तो ऑब्वियसली वीकेंड थोड़ा-सा फ्री होता है, आपको भी इस चीज़ का आइडिया है। हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने पैशनेटली इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया दोबारा। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है, ये बताएँ कि दुनिया में पीएचडी का स्कॉलरशिप तो ईज़िली विन किया जा सकता है और लोग करते भी हैं, और बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पीएचडी का स्कॉलरशिप लेके बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें ये कह रहे थे कि मास्टर्स की आप कभी बैठक नहीं करते। तो आज ये बताएँ कि इटली में मास्टर स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं कि नहीं? अगर हैं, तो उनको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? उनके नेम क्या हैं? कोई पोर्टल स्पेसिफिक हो उसका? ये काइंडली ये इस पे आप हमें गाइड कर दें। अहमद भाई, इटली में सबसे पहले बात की जाए कि मास्टर्स की स्कॉलरशिप आई थिंक के जो है ना वो ज़्यादा ईज़ी है उनको जो है वो कैप्चर करना, ग्रैब करना एज़ कम्पेयर टू पीएचडी के। और उसकी रीज़न ये है कि आपको मल्टीपल जो है ना वो ऑप्शंस मिल जाते हैं एक ही यूनिवर्सिटी में या फिर एक ही सिटी में, और में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। और वहाँ पे ऑब्वियसली अगर कोई भी मास्टर्स की क्लास है तो वहाँ पे मिनिमम जो स्टूडेंट्स की क्लास होती है उसमें 30 स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली होते ही हैं, और उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रिजर्व्ड सीट्स पहले से होती हैं। तो आई थिंक ये ज़्यादा ईज़ी है मास्टर्स
को ग्रैब करना एज़ कम्पेयर टू पीएचडी के। तो अभी करंटली इटली में जो है वो मास्टर्स की स्टूडेंट्स के जो है ना वो एडमिशन तो क्लोज़ हो चुके हैं क्योंकि इनके एडमिशन स्टार्ट होते हैं सितंबर से, जो कि ऑलमोस्ट मार्च तक चलते होते हैं मास्टर्स के। और चूँकि उसके बाद फिर जो है वो इन्होंने वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करना होता है, तो फिर उसके बाद जो कॉल्स आती हैं, वो सिर्फ़ ईयू स्टूडेंट्स के लिए आती हैं या फिर जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिज़ाइडिंग इन इटली या फिर रिज़ाइडिंग इन यूरोप उनकी जो है वो आ रही होती हैं। तो अभी करंटली इस लम्हे जो है वो स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन्स तो ओपन नहीं है मास्टर्स में, लेकिन चूँकि सितंबर में एडमिशन्स ओपन होने हैं ऑलमोस्ट 1 माह बाद, उसमें ये है कि ये अपने डॉक्यूमेंटेशन अगर रेडी रखें तो अ ये एडमिशन को ईज़िली ग्रैब कर सकते हैं। और रिगार्डिंग पोर्टल इटली में इस तरह से है, इट्स समथिंग लाइक डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज़ लाइक फ्रांस उनका अपना पोर्टल है, स्वीडन है, स उनका अपना एक पोर्टल है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इटली में ऐसा जैसा नहीं है। इटली में ये है कि हर यूनिवर्सिटी जो है वो अपने एडमिशन सेपरेटली अनाउंस करती होती है और आपको उसके अपने पोर्टल के ऊपर जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। अ, तो लेकिन यहाँ पे जो है इटली में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, लाइक अगर कोई जर्मनी जाना चाह रहा है तो उसमें ये होता है कि आपको ब्लॉक अकाउंट शो करना पड़ता है 11,500 या 700 यूरोज़ का। नो डाउट वो आपके अपने पैसे होते हैं, लेकिन बट ऑब्वियसली स्टार्ट में जो है वो 30 प्लस लाख आपने जब जमा करना हो तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता होता है। इटली में ऐसा नहीं है, आपको कोई अमाउंट नहीं चाहिए होती, आपने जस्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, आपका एडमिशन हो जाएगा और जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता होता है और अ, उसके बाद इनकी जो फ़ीस होती है, वो जस्ट एनरोलमेंट फ़ीस होती है, जो कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चेंज होती है, लाइक किसी की 150 यूरोज़ है, 176 है, मैक्सिमम 500 तक भी जाती है। और जब आपका एडमिशन हो जाता है, अब उसके बाद आपको स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ता है सेपरेटली। एक तो ये होता है कि आपकी मेरिट स्कॉलरशिप होती है जो कि ऑलरेडी जैसे आप अप्लाई कर रहे होते हैं तभी आपको मिल जाती है, वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं। उसके बाद अगर किसी को मेरिट बेस्ड नहीं मिली, तो वो फिर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते होते हैं। उसमें ये होता है कि अगर आपकी अ एनुअल इनकम जो है वो 28,000 यूरो से कम है, तो ऑब्वियसली वो हमारे पाकिस्तान में कम ही होती है, तो वो आप नीड बेस के लिए एलिजिबल होते हैं। या फिर जो है वो रीजनल स्कॉलरशिप्स होती हैं, जब आपका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन लेटर आपके हाथ में होता है, तब आप जो है वो रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते होते हैं, आप एलिजिबल होते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। और एक चीज़ और है, लाइक जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे मोस्टली जो कोर्सेज़ होते हैं, वो उनकी अपनी लैंग्वेज में होती हैं। लाइक अगर इटली में है तो इटालियन में है मोस्टली, लेकिन आपको इंग्लिश के कोर्सेज़ भी मिल जाते हैं रिगार्डिंग टू योर सब्जेक्ट एरिया। और उसमें ये है कि अगर आप इटालियन कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपको इटालियन प्रोफिशिएंसी जो है वो देनी पड़ेगी। तो उसमें जो है वो वीज़े के चांसेस थोड़े कम होते हैं क्योंकि इटालियंस का या तो आपके पास जो है वो सर्टिफाइड कोर्स हो, आपने अटेंड किया हो, आपके पास को उसका सर्टिफ़िकेट हो। अ, और अगर आपके पास जो है वो ऑब्वियसली अगर आप इंग्लिश पे अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपका जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो होता है या जिसे आप एमओआई भी कहते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो उसको भी जो है वो उसके ऊपर एडमिशन मिल जाता होता है और वीज़ा भी मिल जाता होता है। ये जो है मतलब एक बेसिक है। और रिगार्डिंग हम एडमिशन्स के देख लें कि अगर हम किसी एक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लेते हैं कि हम वहाँ पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन-सी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। हाँ, काइंडली वो अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी का लिंक हमें ओपन करके प्रैक्टिकली दिखा दें, ताकि बच्चों को ईज़ी हो। अच्छा, ये यूरोप में सॉरी इटली में और जर्मनी में ये डिफ़रेंस हमें पता चला है कि जर्मनी में ब्लॉक अमाउंट चाहिए होती है और वो एक बहुत बड़ा बैरियर होता है पाकिस्तानियों के लिए। तो इटली में आप अप्लाई करें, यहाँ पे कोई भी आपको ब्लॉक अमाउंट नहीं चाहिए और अगर वहाँ पहुँच के आप फ़ीस नहीं दे सकते, इवन आपका स्कॉलरशिप नहीं लगा, तो कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनसे मेरी बात हुई थी,
वो गवर्नमेंट उनकी टेक केयर करती है, उनको पैसे देती है, ऐसा ही है अब्दुर्रहमान? एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। लाइक उसमें जो है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए जो है वो एलिजिबल होते हैं, जो कि मिल जाती होती है नॉर्मली, बिल्कुल, और तो मास्टर के उसके लिए स्टूडेंट्स को तो हाँ। लाज़मी मिल जाती है। बिल्कुल, उसकी कंडीशन यही है कि आप उधर उस कंट्री में, इटली में प्रेज़ेंट हों, उधर रिज़ाइड करते हों। और जब मैंने ये सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने कहा कि हम अपने कंट्री मेट्स को ये पाथवे बताते हैं कि अगर आपके पास फ़ीस देने के पैसे नहीं हैं, बस आप उधर पहुँच जाएँ, तो वो गवर्नमेंट आपकी टेक केयर करती है, आपको पैसे देती है, आपकी एजुकेशन में डिग्री तक फुल हेल्प करेंगे वो आपको, तो लाज़मी ये अपॉर्च्युनिटी अवेल करें। एग्ज़ैक्टली, इवन ऐसा भी होता है कि अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है या समर स्कूल अटेंड करना है, किसी और कंट्री में जाना है, तो आपके पास जो है उसके लिए फंडिंग भी यूनिवर्सिटी आपको कर रही होती है। इसके इससे हट के अगर देखा जाए तो एरास्मस होता है, ऑब्वियसली वो पूरे यूरोप में है। आप उसके ऊपर मोबिलिटी पे जो है वो जा सकते होते हैं मैक्सिमम 12 मंथ्स के लिए। तो वो भी आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी होती है, उसमें भी आपको जो है वो मिल रही होती है, फंडिंग मिल रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो यूरोपियंस हैं वेस्टर्न, अगर आप काम करने वाले हैं तो ये आपको फंडिंग बहुत देते हैं। बस आप मेहनत करें, यहाँ पे आगे पाकिस्तानी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिट्रैक हो जाते हैं घूमने-फिरने में, बच्चियाँ फँसाने में। इस तरह इनके ना गोल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आके सिर्फ़ मेहनत करें, स्किल सेट इम्प्रूव करें, लैब में जाएँ, प्रोफ़ेसर से अच्छी बॉन्डिंग अपनी बनाएँ, ताकि मुस्तकबिल में आपको उसी लैब में, उसी यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई आपके लिए अपॉर्च्युनिटी निकल सके। तो एग्ज़ैक्टली मिल अब्दुल जाती हाँ। होती है। अच्छा अब्दुर्रहमान, पोर्टल से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो इंडियंस हैं यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में, वो हुँ, बड़े हुँ। रेगुलर लैब में जाते हैं, वो न्यू टेक्नीक सीख रहे होते हैं, नया स्किल सेट सीख रहे होते हैं। इन कंट्रास्ट वो जो पाकिस्तानी है वो लैब में 11 बजे, 12 बजे आ रहे होते हैं, ठीक है? और उनके मुँह हाथ भी नहीं धुले होते, आँखों में एक नींद होती है, पता नहीं क्या। तो आपको क्या लगता है कि एज़ अ नेशन हमें अपनी वो चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी? जिस तरह वो इंडियंस पूरे मैंने देखे 8 बजे लैब में बैठे होते हैं और 4-5 बजे तक मेहनत करते हैं, और हमारा दिल कर रहा होता है 1-2 बजे डंडी मार के लैब से फरार हो जाएँ। तो इस पे लोगों को क्या एडवाइस करेंगे जो आने वाले बच्चे हैं? इसमें ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि ऑब्वियसली इंडियंस जो हैं वो रात गए तक बैठे रहते हैं और सुबह टाइम से आते हैं। लेकिन चूँकि मैं अपनी लैब में देखूँ तो हम पाकिस्तानी हैं, और टू बी हॉनेस्ट बताऊँ तो हमारा ये होता है कि हम मतलब कोशिश होती है कि 9 बजे तक का स्टार्टिंग टाइम है ऑफ़िस का, तो 8 साढ़े 8 तक ऑलमोस्ट सारे प्रेज़ेंट होते हैं। और इवन जो इटालियंस हैं या जो यूरोपियंस हैं वो चले जाते हैं मैक्सिमम 6 बजे तक। तो जितने भी एशियंस हैं ना मोस्टली, वो मैंने देखा है कि वो रात को भी लैब में काम कर रहे होते हैं। इवन हम खुद अभी हमारा स्टार्टअप है, तो मैंने अपने सीनियर्स को देखा है ऑब्वियसली, हमने उनको कॉपी किया है, तो वो रात को 10-11 बजे तक भी लैब में बैठे होते हैं। तो अगर आप इस तरह से अपनी रूटीन सेट कर रहे होते हैं, तो बीइंग एज़ अ नेशन हमारे लिए जो है ना ये सबसे पहली चीज़ सीखनी चाहिए हमें कि हम जब यहाँ पे आ रहे हैं तो हमारा एम्स क्या है। मोस्टली ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ से, सिर्फ़ एंट्री करते हैं यूरोप में और डी ट्रैक हो जाते हैं। लाइक यहाँ पे भी ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते हैं और आके जो है वो जॉब्स कर रहे होते हैं या अपना वीज़ा स्विच कर लेते हैं। तो वो फिर जो पीछे आने वाले होते हैं सक्सेसर्स, उनके उनके लिए भी जो है ना वो कह लें कि एक अ प्रॉब्लम पैदा गलत करते हैं। इन्फॉर्मेशन होती है या एक कह लें कि एक गलत इमेज बना रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली वो फिर बीइंग एज़ अ नेशन हमें सोचना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट ये तो हकीकत है। इंडियंस इस बिल्कुल, हवाले से ये हैं कि वो अगर यहाँ पे आएँगे, वो काम करेंगे, वो पढ़ेंगे। वो सिर्फ़ यहाँ पे नहीं, इवन यूके में भी ऐसा ही है कि जो यहाँ से जा रहे होते हैं, हमारे हैं स्टूडेंट्स, वो यहाँ से नो डाउट पैसा लगा के जाते हैं, वो भी पैसा लगा के आते हैं। बट वो लोग अपनी जॉब पे फ़ोकस करते हैं, वो 1 साल पढ़ते हैं और 1 साल के बाद जो है वो अपनी रेलेवेंट फ़ील्ड में इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर रहे होते हैं। इंडस्ट्री में बिल्कुल। और हमारे वाले जो होते हैं वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद लाइक केमिस्ट्री में मास्टर्स किया है और उसके बाद फिर भी क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी की शिफ्ट लगा रहे हैं। उसके रीज़न क्या है? जब पहले दिन शिफ्ट लगाई है
तो फिर एंड तक वही जाना है। लेकिन अगर आप 1 साल वेट कर लेते हैं, 2 साल वेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो 1 साल की जो आपने गैप लिया होता है, उसकी आपको उसी में कवर हो जाता है। 1 साल में ही आप उसकी अमाउंट कवर कर लेते होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी तो कोशिश है कि हम आने वाले जो लोग हैं उनको एक राइट वे में गाइड करें। तो उम्मीद है कि हम शम्मा जलाएँगे और इसकी जो रोशनी है वो बहुत दूर तक फैलेगी। तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, ये यासिर महमूद का कमेंट है, ये एंड पे लेंगे, और अगर किसी ने अब्दुर्रहमान से कॉल पे बात करनी है तो ये लिंक मैंने पेस्ट किया है, आप हमें कॉल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब अब्दुर्रहमान आपको एक छोटा-सा प्रैक्टिकल करके दिखाएँगे, फिर हम इंशाल्लाह सीवी पे और मोटिवेशन लेटर पे गुफ्तगू करेंगे। जी अब्दुर्रहमान। वैसे यासिर महमूद ने कमेंट किया है कि पर ईयर पीएचडी फंड होता फॉर कॉन्फ्रेंस एंड अगर मोबिलिटी पे आप जाते हैं तो 50 टू 60% स्कॉलरशिप इंक्रीज हो जाती है और इंडियंस का गोल ओनली यहाँ स्टडी का है एंड वो कहते हैं वापस हमने जाना इंडिया है। ऑब्वियसली ऐसा ही है, ठीक है। और सॉरी फॉर इंटरप्शन, वाक़ई ऐसा है। इंडियंस जितने भी मैं यहाँ पे मिला हूँ ना, वो यहाँ से सीख के जाते हैं अपने मुल्क में, वो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो खोलते हैं, और बड़े सक्सेसफुल बिज़नेसमैन वो बनते हैं जब यहाँ से जाते हैं ना यूरोप से। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये बीइंग एज अ नेशन हमारे लिए जो है ना वो एक शर्मिंदगी की बात भी है कि लाइक हम यहाँ पे आते हैं और हम अपनी जो पीछे कौम है हम ये नहीं सोचते कि हमने अपने वतन के लिए क्या करना है। लाइक अगर हम हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, अगर आज मलेशिया जो है वो स्कॉलरशिप्स दे रहा है तो उससे पहले उन्होंने अपने जो स्टूडेंट्स थे वो यूएसए भेजे, वो सारे के सारे वापस आए। उन्होंने आके अपने मुल्क की तरक्की में एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो उन्होंने प्ले किया। सेम लाइक इंडियंस भी ऐसा कर रहे हैं, चाइनीज़ भी ऐसा कर रहे हैं। तो हुँ। हमारे यहाँ पे थोड़ा जो है वो उल्ट है। हमारा टैलेंट वापस नहीं जाता, जिसकी वजह से वो सिस्टम जो है वो अपग्रेड नहीं हो सका, और उसी जो वो पुराना सिस्टम है घिसा-पिटा, उसी को लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये पर ईयर चूँकि मैं भी एरास्मस पे गया था, जब हमारी मोबिलिटी होती है तो हुँ, हुँ। हमारा स्कॉलरशिप जो था वो 60% का तो मुझे आइडिया नहीं, बट 50% मेरा 50% इंक्रीज़ स्कॉलरशिप होता है, था। एग्ज़ैक्टली। मेरा 50% इंक्रीज़ हुआ था, और जब भी मैं कॉन्फ्रेंस पे ट्रैवल करता हूँ या कोई समर स्कूल में जाना होता है, कभी मेरी जेब से एक पैसा भी नहीं लगा। हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो हमें फंडिंग जो है देती है, उसके लिए एप्लीकेशंस होती हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे आपने अप्लाई करना होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस था यस सर। अब अब्दुर्रहमान से पूछ लेते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो इस तरह से है कि हमने पहले अपने तरफ से पे करना होता है। लाइक अगर हम किसी कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं तो हमने पहले पे करना है और उसके बाद जैसे ही हम वापस आएँगे हमें रीइम्बर्स हो जाती है। जैसे ही हम उन्हें रिसीप्ट जो है वो देते हैं, इवन लाइक अगर हम खाना भी खा रहे हैं तो उसकी रिसीट मतलब उसके पैसे भी हमें वापस मिलेंगे। अगर आप बस लाइक जिस डेट को आपने ट्रैवल करना है, उस डेट से लेके वापस आने तक आपकी जेब से जो भी पैसा एक पेनी भी अगर लगनी है, तो वो भी आपको जो है वो रीइम्बर्स होगी। और उसमें ये है कि अगर हम मोबिलिटी पे जाते हैं, तो हमारी 50% स्कॉलरशिप इंक्रीज़ होती है और अगर आप एरास्मस पे जाते हैं, तो उसमें भी इंक्रीज़ होती है, बट वो हमारी मोबिलिटी अलग से काउंट होती है और एरास्मस अलग से काउंट होती है। लाइक हम दोनों पे जा सकते होते हैं। मोबिलिटी तो हमारे बिल्कुल। लिए ज़रूरी है बिल्कुल, अच्छा, कि वो यस तो हम मोबिलिटी नहीं करेंगे। अब्दुर्रहमान, आपको पर डे कितना मिलता है मील अलाउंस? हमें पर डे 80 यूरो मिलता है मील अलाउंस, जब हम मोबिलिटी पे जाते हैं ना कॉन्फ्रेंस पे। तो इटली हमारा में भी क्या एग्ज़ैक्टली हमारा भी इतना ही है। हमारा जो है वो ये है कि हम 80 यूरो की जो है वो पर डे मील खा जो सकते है हैं? वो जी, खा सकते हैं। हम्म, और बाकी जो है उसमें ये होता है कि हमारी जितनी स्कॉलरशिप है उसका जो 10% है वो हमारी एनुअली होता है कि आप उस 10% में जो है वो कॉन्फ्रेंसेस, समर स्कूल्स, लैब का सामान जो भी है वो आप उसे कंज़्यूम कर सकते हैं और उसके बाद भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वो 10% 3 साल की खत्म हो जाती है पहले ही, तो फिर आपका जो सुपरवाइज़र है वो आपको एक्स्ट्रा फंडिंग भी जो है वो दे देता होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप साइड बाय साइड ग्रांट्स लिख रहे होते हैं अपने प्रोफेसर्स के साथ पैरेलल में,
आपको काफ़ी फंडिंग मिलती है। उसके लिए यहाँ पे होना ज़रूरी है, मगर एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ जितने भी सुन रहे हैं, रियलिटी जब ये यूक्रेन और रशिया का मामला चला और फिर पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई और अब ये ईरान और इज़राइल का जो क्लैश हुआ, तो ये रिसेंटली जो यूरोपीय यूनियन के जितने भी प्रेज़िडेंट्स हैं और यहाँ पे जो इनके प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनकी मीटिंग हुई है, तो उन्होंने अपना जो डिफेंस पे बजट इंक्रीज़ कर दिया है और यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने कट कर दिया है उनका काफ़ी ज़्यादा बजट। तो एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। ये दुनिया में अनसर्टेनिटीज़ चल रही है जब से ये जंगें शुरू हुई हैं, तो वो साइंस पे अब कम से कम बजट लगाएँगे। ये मेरे प्रोफ़ेसर ने भी मुझे कहा था कि तुम पीएचडी करके जल्द से जल्द इंडस्ट्री जॉइन करो। एकेडेमिया जो है अब बहुत अनसर्टेन है, क्योंकि ज़्यादातर अब बजट जो है ये सारे का सारा डिफेंस पे जाएगा। मिलिट्री की जो इम्प्रूवमेंट है या मिलिट्री साइंसेज़ जो हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये बजट बजट पैसे देंगे, फंडिंग देंगे। तो ये भी आपने माइंड में रखना है। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। इवन हमारा रिसेंटली एक कोर्स हुआ था साइंस डिप्लोमेसी का, और उसमें जो है वो यही था कि इटली उन कंट्रीज़ में से है जो 1% अपने 1% से भी कम जो है वो अपनी एजुकेशन के ऊपर जो है वो फंडिंग कर रहे होते हैं, और रिसेंटली तो उन्होंने जो है वो और उसको कम कर दिया हुआ है। आपको पता है हमारी यूनिवर्सिटी की 40% फंडिंग इस साल उन्होंने कट कर दी है। और ये हर जगह पे ऐसा हो रहा है, हर जगह पे ऐसा हो रहा है। हाँ, तो अब्दुर्रहमान अब हमें पोर्टल जो है वो शेयर करके बता दें। जितने भी कमेंट्स हैं वो आप पूछ लें, हम इंशाल्लाह एंड पे एड्रेस करेंगे। और अगर किसी ने कॉल पे डायरेक्ट आके बात करनी है, तो हमसे अब्दुर्रहमान से आप बात कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपके पास 45 मिनट्स तक बैठे हुए हैं। ये मैंने लिंक नीचे पेस्ट कर दिया है। श्योर। सर हम बेसिकली एक बोलोना यूनिवर्सिटी है जो कि यूरोप की सबसे पुरानी और सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी है। और ये मुझे इसलिए भी सबसे अच्छी लगती है क्योंकि सबसे पहले जो है ना वो पीएचडी को डॉक्टर्स इन्होंने ही कहा था। अ, अच्छा। जी। हाँ। लाइक अभी रिसेंटली एक आर्टिकल था, मैं वो पढ़ रहा था, उसमें ये था कि असल जो है डॉक्टर्स वो पीएचडीज वाले हैं या फिर जो मेडिकल वाले हैं। तो उसमें ये था कि 1200 ईस्वी में जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना ने जो पीएचडीज वाले थे उनको डॉक्टर्स का जो है वो टाइटल दिया था, और 1600 के बाद फिर मेडिकल वालों को मिला था, लेकिन अब वो बाजी ले गए हमसे। हाँ, अच्छा, ये बोलोना में और मेरा ख्याल इटली के काफ़ी सिटीज़ में हीट वेव जो है उन्होंने जारी किया है, और आपके सिटी में भी ऐसा ही है? कौन सा? इटली में काफ़ी ज़्यादा हीट वेव जो है, गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक हो रहे हैं, तो आपका सिटी भी अलर्ट पे है? अ, हमारा सिटी इतना अलर्ट पे नहीं है एक्चुअली, हम जो है वो नॉर्थ वाली साइड पे हैं, और जो गर्मी ज़्यादा पड़ रही होती है वो पड़ रही होती है साउथ साउथ में। में? ठीक है। हाँ, तो ठीक। इस वजह से जो है ना यहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता, बट नॉर्मली फिर भी ये है कि लास्ट ईयर्स की निस्बत यही है कि थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है। हाँ, अ, दुनिया में काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल चेंजेस हुई हैं, और ये जितनी भी जंगों में एमुनिशंस और ये बारूद इस्तेमाल हो रहा है और गाड़ियों का जो धुआं वगैरह है, इसकी वजह से काफ़ी मामला ख़राब हुए हैं। ओके, यू कैन गो। श्योर। अ, अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना में देखें तो सबसे पहले अगर हम मास्टर्स के हवाले से चूँकि है फ़ोकस करेंगे, तो मास्टर्स यहाँ पे कहते हैं सेकंड साइकिल डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं उनको हम मास्टर्स के नाम से यहाँ पे कहते हैं। लाइक बोलोना में अगर देखें तो यहाँ पे काफ़ी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं मास्टर्स के। अगर हम फ़िल्टर लगाएँ सिंपल, तो हमें इंग्लिश के कोर्सेज़ भी मिल जाएँगे, या अगर आप सिंपल कोई भी एरिया अगर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसको भी जो है वो टारगेट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एग्रीकल्चर के कोर्सेज़ हैं, तो इसमें प्रॉपर मेंशन्ड है कि इसकी लैंग्वेज कौन-सी होगी, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इटालियन, ये इंग्लिश है, इंग्लिश, इटालियन, इंग्लिश, इटालियन, इटालियन, इंग्लिश। एंड लाइक हमारे पास बहुत से ऐसी कोर्सेज़ मिल जाते हैं हमारे पास, लाइक एक
हमारे पास फील्ड है, तो उसमें डिफरेंट कोर्सेज़ हैं हमारे पास कि हम जो है वो अगर कोई एग्रीकल्चर या बॉटेनिकल या एग्रोनॉमी की बैकग्राउंड से है, तो वो ऑटोमैटिकली इनको टारगेट कर सकता है और उसमें उसका ईज़िली एडमिशन हो जाएगा। लेकिन चूँकि मैं साइंस से हूँ, तो मैं ऑब्वियसली साइंस को जो है वो मैं देखूँगा, इसमें सबसे पहले जो है एडवांस्ड कॉस्मेटिक साइंस और चूँकि इसमें मैंने खुद भी एडमिशन लिया था लेकिन एक चीज़ और है कि इसमें इनके कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जिनकी फ़ीस 3000 यूरो तक होती है मैक्सिमम। लाइक अगर हम कोई और कंट्री देखते हैं स्वीडन है या नॉर्वे है या फिर कोई और कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे फ़ीसें बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन इटली में अगर आप किसी कोर्स की फ़ीस भी पे कर रहे हैं, तो वो मैक्सिमम 1500, 2000 या 3000 पर ईयर है। बिल्कुल, और जर्मनी में भी ऐसा ही है। जर्मनी में तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनकी फ़ीस बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ने अब इम्प्लीमेंटेशन की है, 1500 से 3000 लेते हैं। तो ये जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एजुकेशन बहुत महँगी है, नीदरलैंड में भी एग्ज़ैक्टली। बहुत महँगी है। तो ये इटली में और जर्मनी में लाज़मी ट्राई करें आप, और स्पेन में भी ऐसा ही है। आई थिंक वो कोई इसी तरह 15 से 3000 लेते हैं, और इन कंट्रीज़ में आप ट्राई करें मास्टर्स के लिए। एग्ज़ैक्टली इवन फ्रांस में जो है अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी जो है वो 250 यूरोज़ है पब्लिक यूनिवर्सिटी की फ़ीस और वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सेम है। और अगर कोई 2 साल पीछे जाएँ तो नॉर्वे में भी बिल्कुल फ्री था बट अब उन्होंने भी फ़ीस कर दी हुई है। लाइक ये भी अब चेंज कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली इन्होंने भी जब अपने बजट्स को जो है वो देखना है तो इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट से फ़ीस लेना स्टार्ट कर देनी है बहुत जल्द। तो लाइक अगर हम कोई भी कोर्स यहाँ से उठा लेते हैं एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी इन केमिस्ट्री है इसमें डिफरेंट जो बैकग्राउंड एरिया से आवाम आ सकती है लाइक बायोटेक्नोलॉजी है केमिस्ट्री है बायोकेमिस्ट्री है नैनो टेक्नोलॉजी है मटेरियल्स है केमिकल इंजीनियर्स हैं ये सारे जो हैं इसमें टारगेट कर सकते हैं केमिकल इनोवेशंस हैं केमिस्ट्री हैं तो हम किसी एक को जो है वो चूज कर लेते हैं लाइक केमिस्ट्री है, तो मैं केमिस्ट्री को अगर देखूँगा, तो इसमें कोर्स का आगे ओवरव्यू में अगर देखा जाए तो इसमें हर चीज़ मेंशन्ड है कि उसकी लैंग्वेज कौन-सी होगी, इसकी चूँकि इटालियन है, तो हम इंग्लिश वाले को जो है वो फ़ोकस कर लेते हैं। केमिकल इनोवेशन एंड रेगुलेशन। अच्छा, इसमें कुछ कोर्सेज़ हैं जिनके ऊपर ये मेंशन्ड होगा ओपन एक्सेस। इसमें ये होता है कि आपका कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, आपने जस्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, एप्लीकेशन सबमिट करवानी है और उसके बाद कोई आपका इंटरव्यू, कोई टेस्ट नहीं होगा, जस्ट आपका एडमिशन लेटर आएगा। इसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है और ये ओपन एक्सेस कोर्स है, लाइक इसमें सिर्फ़ आपने अप्लाई करना है और उसके बाद ये कोलैबोरेटिव है, जॉइंट डिग्री प्रोग्राम है विद यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना और उसके बाद नीचे उन्होंने इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि ये आप ये प्रोग्राम क्यों चूज़ करें। आप इसमें इसी प्रोग्राम में जो है वो आपको क्यों पढ़ना चाहिए और पढ़ेंगे क्या आप इसमें और इसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो आप जो है इंटरनेशनल एक्सपोज़र भी आपको मिलेगा। उसके बाद अगर आपने और ज़्यादा डेप्थ में जाना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं वरना आप हाउ टू एनरोल पे जाके आप इसके लिए जो है वो सिंपल अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें उन्होंने डिफरेंट रिक्वायरमेंट दी होती हैं कि आइदर आप इटली से हैं, आप इटली के अलावा किसी और यूरोपियन यूनियन कंट्री से हैं या फिर अगर आप किसी नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्री से हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो एलिजिबिलिटी है चूँकि अगर हमने बैचलर्स किया होता है तो हमारे पास वो हम एलिजिबल होते हैं मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए। इवन अगर आपने अभी तक जो है लाइक कोई 8वें सेमेस्टर में है और वो पहले अप्लाई करना चाह रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते होते हैं। और कौन-कौन सी डिग्रीज़ जो हैं वो एलिजिबल होती हैं इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए बायोलॉजिकल साइंसेज़ हैं, फार्मास्यूटिकल है, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री की जो सब फ़ील्ड्स हैं वो सारी की सारी। इसमें जो है वो B2 लेवल की प्रोficiency चाहिए लाइक 6.5 6 जो है वो आइट्स आपका होना चाहिए विद लेस देन 5.5
सो लेकिन इसमें एक चीज़ और जो रिलैक्सेशन है वो ये है कि चूँकि हमारी जो वहाँ पे बैचलर्स है वो इंग्लिश मीडियम होता है, तो हम जस्ट एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट की बेस पे जो है हम अप्लाई कर सकते होते हैं। इसमें स्कॉलरशिप आपको क्या मिलेंगी और उसके बाद इसकी फ़ीस क्या होगी और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी इन्होंने यहाँ पे मेंशन की होती है। और सबसे बात है हाउ टू अप्लाई। हम अप्लाई पे जाएँगे, एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड एट दिस स्पेसिफिक प्लेटफ़ॉर्म। अच्छा, ये चूँकि एक एरास्मस प्रोग्राम है, तो ये फिर हमें एरास्मस की वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ पे उसकी डिफरेंट जो है वो एडमिशन रिक्वायरमेंट है और इस तरह से हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा कोर्स है कि जो सिर्फ़ जो जॉइंट डिग्री नहीं है, अगर हम उसको देखना चाहें ल अ, ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है एआई का, तो इसमें भी हमें जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और एंड पे जाके इनका अपना पोर्टल होगा कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंटी ऑनलाइन के थ्रू। सिंपल हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद जो हमारे पास जो सबसे बेसिकली मेन डिफ़िकल्टी आती है स्टूडेंट्स को वो आती है टैक्स कोड। इटली का ये है कि इनका जो है इसे टैक्स कोड भी कहते हैं, इसे कोडिce फिस्काले भी कहते हैं, इसे फिस्कल कोड भी कहते हैं, ये बेसिकली एक ही नाम है। इनका जितना भी यहाँ पे सिस्टम है वो टैक्स कोड के ऊपर ही चलता होता है। तो टैक्स कोड जब कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पहली दफ़ा अप्लाई कर रहा है तो उसके पास ऑब्वियसली टैक्स कोड नहीं होगा इटालियन। तो उसके लिए वो क्या करेगा कि उसने सिंपल गूगल के ऊपर जाना है, कोर्से फिस्काले अ, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं या फिर सिंपल कोड से फिस्काले जनरेटर से भी आप कर सकते हैं। आपने जस्ट अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम वगैरह जो है वो वहाँ पे पुट करना है, अपना सरनेम, नेम आप उसके बाद आपका जो सेक्स है, मेल है या फीमेल है और आप कहाँ से हैं, किस कंट्री से हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है और उसके बाद जो है आपका कोड से फिस्काले जनरेट हो जाएगा। रैंडमली अगर मैं करता हूँ, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, रहमान मेरा सरनेम है और अब्दुल मेरा जो है वो नेम हो जाएगा, ठीक है? प्लेस ऑफ बर्थ पंजाब में कर लेता हूँ, लेकिन आप अपने सिटी का नाम लिखना है जो कि आपके अपने पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है। मेरा प्रोविंस जो है अ, अगर तो मैं इटली से हूँ तो फिर यहाँ पे आ जाएगा और ये भी मैं पंजाब कर लेता हूँ। सॉरी ये हमारा पीयू आता है। डेट ऑफ बर्थ रैंडमली मैं कोई भी कर लेता हूँ, तो उसके बाद ये ऑटोमैटिकली मुझे कोड जनरेट कर देगा क्योंकि उसे म्युनिसिपैलिटी नहीं मिली। सो सॉरी, इसमें ये है कि हमारे पास डिफरेंट कैलकुलेटर्स होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं और उससे हमें जो है ये ईज़िली जनरेट हो जाएगा। हमने जस्ट यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है और वो हमारे पास जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन है, हम यहाँ पे जाएँगे। यहाँ पे सब कुछ जो है हम पुट करेंगे, पुट करने के बाद जस्ट कन्फर्म करेंगे और हमारा जो अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। और रजिस्टर होने के बाद जो है हम स्पेसिफिक पोर्टल पे जाएँगे, लेट मी चेक कि मेरा अपना पोर्टल चल रहा है कि नहीं जो कभी मैंने यूज़ किया हुआ था। अच्छा, ये हमारे हुमायूं भाई हैं, चाइना में हमारे साथ होते थे। वो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनको वेट करना पड़े, वो पूछ रहे हैं कि नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज का भी बता दें सर। श्योर। मास्टर्स के हवाले से? जी, मास्टर्स के हवाले से। तो हुमायूं आप आए, यहाँ पे बड़ा स्कोप है नर्सिंग का ना यूरोप में। यूरोप का जी एग्ज़ैक्टली नर्सिंग का स्कोप है यहाँ पे लेकिन टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो अब मुझे कोई स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी याद नहीं है लेट मी सर्च कि मैं देख लूँ। अ, लेकिन यहाँ पे नर्सिंग के कोर्सेज़ भी हैं। तो हुमायूं, वो मैं आपको चैट जीपीटी से पूछ के बता दूंगा कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज नर्सिंग में
जो है ये कोर्स ऑफर करती हैं, तो इंशाल्लाह आपको मैं लिस्ट शेयर करूंगा वो। लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो है, यूनिवर्सिटी डेगली स्टूडियो दी मिलानो, वो जो है वो मिडवाइफरी और नर्सिंग के जो है वो कोर्स ऑफर कर रही है। तो लाइक उसमें यह है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो डिफरेंट कोर्सेज ऑफर कर रही होती हैं, तो ये ऑब्वियसली स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा। ये मुझे एक मिल गया, इज इट विजिबल टू यू? तो इसमें जो है आपने सिंपल इसमें भी वही है कि आपने प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाना है और उसके बाद आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाती होती है। लाइक अगर आपको कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो आप सिंपल जो है उस यूनिवर्सिटी के जो होता है एडमिशन ऑफिस, आप सिर्फ उसको एक ईमेल करें, वो आपको विद सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको बता देते होते हैं। बिल्कुल, और इनका काम होता है कि आपको ईमेल पे गाइड करना। हमारे लोग ईमेल लिखना पसंद नहीं करते, वो मैसेज करते हैं मैसेंजर पे। तो आप इनको ईमेल लिखना सीखें। अगर आपने यूरोप में यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ईमेल लिखना, अच्छी सी ईमेल लिखना सीखें। यूरोप में ये ईमेल को बहुत ज़्यादा वो इनकी हाई प्रेफ़रेंस होती है कि हमने ईमेल का रिस्पॉन्स करना है। एग्ज़ैक्टली, मतलब यहाँ पे तो जो है वो नॉर्मली जो कम्युनिकेशन बॉक्स है वो ईमेल ही है, ईमेल ही है, बिल्कुल, ऐसा और ही है। ये प्रोफेशनल भी है और उसके बाद ऑथेंटिक भी है। बिल्कुल, आपको पता है 3 इयर्स में मुझे आज तक अपने प्रोफ़ेसर का व्हाट्सएप नहीं पता कि उसका क्या है। उसने मुझे कहा है कि ईमेल पे जो भी कम्युनिकेशन है, वो करनी है। सेम टू मी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी कम्युनिकेशन सिर्फ ईमेल पे भी होती है और उसमें भी जो होता है जो यूनिवर्सिटी ने रजिस्टर्ड ईमेल दी होती है, उसी हाँ, की रजिस्टर्ड ईमेल, और कम्युनिकेशन करनी ये होती है। पर्सनल ईमेल से आपको रिप्लाई नहीं करते ये लोग। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें सिंपल ये है कि जब आप इस पोर्टल पे पहुँच जाएँगे और पोर्टल पे पहुँचने के बाद आपने जस्ट रजिस्टर करना है और उसके बाद आपने सिर्फ़ अप्लाई कर देना होता है। इसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि इनके जो पोर्टल्स होते हैं वो अंडर मेंटेनेंस होते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो नॉर्मली चल रहे होते हैं। वो साल में 1 दिन या 2 दिन होते हैं, तो वो पहले से ही इन्फॉर्म कर देते होते हैं वेबसाइट के ऊपर भी कि हमारा जो ये पोर्टल है ये इस डेट से लेके इस डेट तक, इस टाइम तक जो है वो अंडर मेंटेनेंस होगा। आई थिंक एप्लीकेशन की जो है वो समझ आ गई होगी कि हमने प्रोग्राम किस तरह से सर्च करना है और किस तरह से हम जो है वो अ, उस यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक पोर्टल के ऊपर जा सकते होते हैं। नॉर्मली ये होता है कि हमारे स्टूडेंट जब कोई भी जो है वो कोर्स ओपन करते हैं उसके बाद उसके बारे में स्टडी ही नहीं करते। लाइक अभी मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन किया है, तो मुझे चाहिए कि मैं इसकी ईच एंड एवरीथिंग जो इसकी वेबसाइट के ऊपर स्पेसिफिक है वो मैं पढूँ, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है, प्रोग्राम है, एडमिशन कब कब से कब तक होंगे, लाइक यहाँ पे डेडलाइन भी मेंशन्ड है कि एडमिशन्स कब से कब तक होंगे, और उसके बाद कॉल फॉर एप्लीकेशन स्टडिंग मैं पढ़ूँगा क्या, उसके मेरे मेरे पढ़ने के बाद मेरे पास अपॉर्च्युनिटीज़ क्या होंगी, ठीक है? और अगर आपने कॉन्टैक्ट करना है तो आप सिंपल कॉन्टैक्ट पे जाएँगे और आपको हर चीज़ का जो है वो यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगी कि आपने किसको को कॉन्टैक्ट करना है। अगर आपने गाइडेंस लेनी है एडमिशन के हवाले से, करियर के हवाले से, एनरोलमेंट के हवाले से, इंटरनेशनल मोबिलिटी के हवाले से, तो आपको जो है हर चीज़ यहाँ पे उनकी ईमेल्स मिल जाती होती हैं। आप सिंपल सिर्फ़ एक ईमेल लिखें और आप उसे जो है वो कर सकते हैं इज़िली। बिल्कुल। अच्छा अब्दुर्रहमान, नेक्स्ट जाने से पहले जो कमेंट्स हैं, मैंने देखा है कि जो अरबी मुल्क हैं, तमाम अरबिक कंट्रीज़ हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ पे यूरोप में बैचलर्स करने भेजते हैं। मैं जितने भी यहाँ पे सेटल्ड अरबी जो स्टूडेंट्स हैं या अरबी लोग हैं, उनसे जब मिला हूँ जो अरब कंट्रीज़ से हैं, तो वो अपने बच्चों को बैचलर्स करने भेजते हैं। तो आपको लगता है कि हमारी कंट्री में भी ये ट्रेंड होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को बैचलर्स करने बाहर भेजें ताकि वो अर्ली एज में ही सेटल हो जाएँ बाहर? अ, अकॉर्डिंग टू मी जो और अकॉर्डिंग टू पेडागोगी भी यही है कि अ, जो जितनी उम्र छोटी होगी ऑब्वियसली उतनी उसका जो है वो लर्निंग एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है?
तो उसे जो है वो ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, उसे पता चलेगा कि मैंने इसके बाद क्या करना है। लाइक वो अपने आप को जो है वो मैनेज करना सीख जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ ये है कि पहले वेट किया जाता है कि पहले बैचलर्स कर लें और उसके बाद फिर मास्टर्स के लिए जाएँगे और फिर अगर मास्टर्स भी नहीं हुआ, चलें फिर पीएचडी के लिए चले जाएँगे। इवन अब जो है वो हमारे यहाँ ट्रेंड आ रहा है कि लोग मास्टर्स पे आ रहे हैं और बैचलर्स के लिए भी जो है वो तगोदो कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे ही मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे मोहल्ले में एक मोहतरम थे, उनकी वाइफ़ जो थी वो बड़ी अक्लमंद थी। उसने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि मैं अपने बच्चों को ना बैचलर्स नहीं जो 7वीं 8वीं स्टैंडर्ड के बाद 9th और 10th होती है ना, हुँ, वो हुँ। उसी उसी उसने कहा कि मैं अपने बच्चों को साथ लेके ना टर्की में चली जाती हूँ, तो मैं अपने बच्चों को टर्की से एजुकेशन दूँगी। तो उसने कहा कि ठीक है, आप जाएँ और अब्दुर्रहमान आपको पता है उसके 2 बच्चे थे, वो उनको साथ ले आई, वो उधर उनकी टेक केयर करती थी, उसने कुर्बानी दी, ठीक है। फिर जब उसके बच्चे बैचलर्स करके उन्होंने जो 10th स्टैंडर्ड था वो टर्की से किया, फिर बैचलर्स करने इधर आ गए जर्मनी में। जब वो इधर सेटल हो गए, उसके वालिद ने सारा कुछ पाकिस्तान से पैक किया, जर्मनी आ गया। फिर उसके बच्चे यहाँ से जर्मनी से यूएसए पढ़ने गए और वो जो हस्बैंड वाइफ थे, वो भी उनके साथ अपने बच्चों के साथ यूएसए चले गए। तो इस तरह की प्लानिंग करें अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ कि आप कैसे मूव कर सकते हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्टली और असल में ये है कि हमारे यहाँ जो है वो एक प्लानिंग का बहुत ज़्यादा फुकदान है। फुकदान है। लाइक हमारे लोग ये नहीं चाहते कि हम अब पहले से लिखें। यहाँ पे तो ये है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आज से 6 माह बाद भी कोई काम करना है, तो वो पहले से मेंशन होता है कि मैं इस टाइम पे ये काम करूँगा। लाइक हमारे पास भी होता है कि हमने लिखा होता है। इवन टू बी ऑनेस्ट मैं तो ये भी लिख लेता होता हूँ डायरी के ऊपर कि आज मैंने मतलब कल क्या बनाना है और परसों क्या बनाना है, ताकि आपको याद पता नहीं है रहता। अब्दुर्रहमान हमें पूरे साल का स्टडी प्लान मिलता है और हर दिन, हर टाइम पे हमने क्या करना है वो सारे स्टेप्स लिखे होते हैं यहाँ पे। एग्ज़ैक्टली। और यहाँ पे प्रोफेसर्स की डायरी इतनी टाइट होती है, मैंने अपने प्रोफेसर को कहा कि नेक्स्ट मंथ आप मेरे साथ मीटिंग करें। उसने अपनी डायरी ओपन की, कहता है कि इस डेट को मैं फ्री नहीं हूँ, तो उसने मुझे 3 महीने बाद की डेट दी। ठीक है? एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। लाइक मैं मार्च में मेरी मीटिंग हुई थी, तो हाँ, हमारा चूँकि एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो है हमारी जो है वो अदर यू यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी मीटिंग हुई थी। तो उसमें जो इवन के पॉलिटेक्नो दी मिलानो से वो प्रोफ़ेसर है, उसने बस ये कहा था कि हाँ, क्या आप नवंबर में अवेलेबल होंगे? मैं कॉन्फ्रेंस अरेंज करना चाह रही हूँ रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। तो उसने कहा लेट मी चेक माय कैलेंडर। कैलेंडर उसने हुँ। चेक किया, उसने कहा नहीं मैं तो एक दिन भी अवेलेबल नहीं हूँ नवंबर में, हम फुली हाँ। बुक्ड। आपको पता है अब्दुर्रहमान मैंने अपनी लैबमेट को मैसेज किया कि इस संडे को क्या प्लान है? तो उसने मुझे पता है क्या रिप्लाई किया? कहती कि मैं अपना कैलेंडर देख के बताती हूँ। हाँ ना, ऐसा ही है, मतलब यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो फिर उसने मुझे मैसेज किया कि इस वक़्त मैंने जिम में जाना है तो हम जो है वो किसी और दिन मिलेंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये लोग पूरे साल के इनके पास कैलेंडर होते हैं और क्या करना है, बहुत पैशनेट होके वो काम कर रहे होते हैं। फिर जब ये छुट्टियों पे जाते हैं, ये किसी को मुँह भी नहीं लगाते ये लोग ना। ये एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। और जब काम करते हैं तो ये बहुत प्रोफ़ेशनल होके और बहुत ज़्यादा पैशनेट होके ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन आया है कि ऐज लिमिट फॉर पीएचडी। इटली में पीएचडी की एज़ सच मैंने कोई एज लिमिट नहीं देखी कि कहीं पे भी कोई मेंशन्ड हो। इवन हमारे साथ हैं एक दोस्त हैं, तो उनकी जो है वो आई थिंक 40 प्लस है, तो वो आए हुए हैं। बिल्कुल खलील, मेरे ख़्याल से तो 40 इयर्स होती है स्कॉलरशिप पे। उसके बाद आप कभी भी अपने मुल्क से फंडिंग लेके कभी भी आ सकते हैं। और ये लोग फिर 40 के बाद आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती इनोवेशन की, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, तो फिर ये लोग जो है ना हायर करने में अवॉइड करते हैं आप लोगों को। अच्छा सैयद आप मुझे मैसेज करें पर्सनल में, मैं आपको जो है वो अपनी ईमेल दे दूँगा, तो आप मुझे अपनी सीवी सेंड करें, वो मैं रिव्यू कर दूँगा। अच्छा तो अब्दुर्रहमान सीवी प्रिपरेशन और मोटिवेशन लेटर वो आज ही कवर करना है कि नेक्स्ट नेक्स्ट कर लें हम?
मेरा ख़्याल है हम जस्ट जो है वो टिप्स दे सकते हैं और हुँ, लाइक अगर अभी जो है वो 20 मिनट टाइम हो, 20 शायद ज़्यादा है, 10 मिनट भी टाइम हो तो हम कर लेंगे कवर। नो प्रॉब्लम आप करें। मैंने जस्ट गिव आपसे मी अ क्योंकि मिनट, मैं 45 सिर्फ़ जो है वो चार्जिंग पे लगा लूँ अपना लैपटॉप। क्योंकि मैंने आपसे 45 मिनट्स का प्रॉमिस किया था, दैट्स तो अगर फाइन। आपके पास 10 मिनट हैं और तो सीवी पे और मोटिवेशन लेटर पे कमेंट्स कर दें आप। श्योर। तो जितने भी कंट्री मेट्स हैं आज हमारी गुफ्तगू जिन्होंने सुनी, आप अपनी प्लानिंग अच्छी करें। जिस तरह यहाँ पे अरब कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को बैचलर्स और छोटी उम्र में भेजते हैं। ये तमिलनाडु जो है उनके बच्चे और जितने भी ये इवन मैंने बंगाली भी देखे हैं वो यहाँ पे बैचलर्स करने आते हैं। तो एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है। पाकिस्तानी अभी तक मुझे ऐसा नहीं मिला बच्चा जो यहाँ पे बैचलर करने आया हो, ठीक है? हो सकता है कोई और यूनिवर्सिटीज़ में हो बट मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में और अपने सिटी में ऐसा कोई नहीं मिला जिसने कहा हो कि मैं बैचलर्स करने आया हूँ। तो प्लानिंग करें, अपने पेरेंट्स के साथ प्लानिंग करें, अपनी वालदा को लेके मूव कर जाएँ। जब आप सेटल हो जाएँ, अपने फिर वालिद साहब को भी उसी कंट्री में बुला लें, वहीं पे सेटल हो जाएँ और वहीं पे अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलें। अहमद भाई सीवी के हवाले से जो है मैं जस्ट मतलब थोड़ा-सा तो पहले बता दूँ कि सीवी भी एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब है अ, जी। तो सीवीबी जो है वो बेसिकली एक इटालियन वर्ड ही है और इसका मतलब ये होता है कि आप किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट कर सकते होते हैं। तो सीवी में हमने बेसिकली यही बताना होता है कि हम जो है किस तरह से एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए जो कि अनाउंस हुई है, ठीक है? और किस तरह से ये पोस्ट हमारे रेलेवेंट है। तो उसमें जो सबसे पहले ये एक जो होता है ना वो ये है कि लाइक आप एक पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं और उसमें भी ये होता है कि सिर्फ आप एक ही सीवी को बार-बार अपलोड कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी सीवी को हर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना चाहिए। और उसमें ये है कि लाइक अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो है वो कीवर्ड्स उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए और अगर आप बायोमेडिकल में जा रहे हैं, तो आपके कीवर्ड्स उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। और इवन मेरे पास भी सीवीज़ आती हैं रिव्यूज़ के लिए, तो उसमें ये है कि कुछ लोगों ने तो इतनी बड़ी-बड़ी डिस्क्रिप्शंस लिखी होती हैं, पूरे मास्टर का एब्स्ट्रैक्ट ऐड किया होता है, थीसिस का। या बैचलर्स के थीसिस का। तो मेरा नहीं ख़्याल ऐसा होना चाहिए। उसमें जो है आप जस्ट उसे सिंपल उसका टाइटल दे के तो आप उसे बता सकते हैं क्योंकि सीवी जो है एक उसके साथ ऑब्वियसली आप अपनी बाकी इन्फॉर्मेशन भी तो अटैच कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और यहाँ पे एटीएस होता है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। आपकी सीवी जो यहाँ के लोग रिक्रूटर्स हैं या प्रोफेसर्स उनसे पहले एटीएस सिस्टम में जाती है और एटीएस जो है एप्लीकेशन एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम इसे बोलते हैं और वो कीवर्ड्स को जो है एआई सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करता है जिस तरह अब्दुल रहमान ने बताया। तो आप जितने मर्जी पढ़े लिखे हों, जितने मर्जी स्किलफुल हों, अगर एटीएस को वो कीवर्ड्स नहीं मिलते आपकी सीवी में तो वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट स्टेप में ही उसको रिजेक्ट कर देता है। तो जो सीवी आपकी एटीएस से पास होती है फिर उनको जो पीछे बैठे होते हैं रिक्रूटर्स या और कोई वो उसको रिव्यू करते हैं। फिर वो रिव्यू करने के बाद प्रोफेसर्स को सेंड करते हैं, फिर प्रोफेसर्स उनको रिव्यू करते हैं। तो कोशिश करें एटीएस जो है वो पास करें अपना और एटीएस ये एआई सॉफ्टवेयर होता है इनका, वो ऑटोमेटिकली कीवर्ड्स को डिटेक्ट करके सीवीज़ में से बच्चों को जो है वो सिलेक्ट करता है। एग्ज़ैक्टली। और उसके बाद एक और चीज़ होती है लाइक अगर बहुत सारे हमारे यहाँ पे हैं कि यहाँ पे जो सीवीज़ आती हैं उसमें जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, जो बैचलर्स के होते हैं वो कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने अटेंड की होती हैं, समर स्कूल्स अटेंड किए होते हैं, उन्होंने हाइलाइट की होती हैं। अब ये जो सबसे बड़ा जो मैंने देखा है ना हमारा लैक वो यही है कि हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं लेकिन हमारे लोगों में ट्रेंड नहीं है उसे अटेंड करने का। एक तो ये चीज़ है। लाइक नेस्ट में होती हैं, लम्स में होती हैं, कॉमसेट्स में होती हैं, पीयू में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो हमें सबसे पहले तो आपको आप अप टू डेट रहना चाहिए कि आपके अपने कंट्री में आपके रिलेटेड कौन-सी कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप उसको अटेंड करें।
लाइक मैं लाहौर रहा हूँ, तो लाहौर में ऑलमोस्ट हर रोज़ में एक कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। ठीक है, कोई ऐसा दिन नहीं है कि जहाँ पे कॉन्फ्रेंस ना हो रही हो। और उसके बाद जो है कुछ वेबिनार्स भी होते हैं, लाइक आप ऑनलाइन घर बैठ के भी जो है वो अ, उन्हें कर सकते होते हैं। आपने जस्ट जो है वो ऑनलाइन बैठ के वॉच करना है 45 मिनट या 50 मिनट्स, और उसके बाद जो है आपको सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली मिल जाता होता है उसका। तो पहली चीज़ तो ये है कि अपनी सीवीज़ को रेलेवेंट वेबिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस के साथ जो है वो उसमें ऐड कीजिए। न उसके बाद जो है कुछ ऑनलाइन शॉर्ट कोर्सेज़ जो हैं वो कीजिए, और नंबर 3 जो सबसे मेन आजकल जो चीज़ है वो है सॉफ्ट स्किल्स और साथ में जो है प्रोग्रामिंग स्किल्स। लाइक आजकल जो यूजुअली चल रही है, मैं चूँकि जो है वो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन आजकल जो चूँकि चल रही हैं, जो मेरी फ़ील्ड के रिलेवेंट है, आई थिंक पाइथन का कोई कोई ऐसी मैंने पोज़ीशन नहीं देखी जहाँ पे आपने मेंशन ना किया हो। पाइथन आती हो या मैटलैब आती हो या आर आती हो, ठीक है? तो कोई ना कोई लैंग्वेज आपको लाज़मी आनी चाहिए साथ में। वो भी बल्कि आपकी बिल्कुल, सीवी में मेंशन होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो प्रोग्रामिंग स्किल्स है, इसके लिए लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है। सी प्लस प्लस सीखें, जावा सीखें, और हमारे जो रिसेंट लेक्चर्स हुए हैं आर पे और स्टाटा पे, वो देखें कैसे कोडिंग करते हैं, कमांड्स कैसे देते हैं। तो ये स्किल्स आपको लाजमी आने चाहिए। जी। इसके बाद जो एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सीवी का लेआउट। लाइक अगर आप यूरोप में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यूरोपास सीवी चाहिए, और यूरोपास सीवी जो है वो आप फ्री में बना सकते हैं। यूरोपास एक वेबसाइट है, आप जस्ट वहाँ पे जाएँ, अपने जो है वो जस्ट इन्फॉर्मेशन पुट करें और अपनी सीवी जो है वो डाउनलोड कर लें। अब लाइक रिसेंटली जो है एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ने अपनी एक सीवी दी हुई थी कि आपने इस सीवी के टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आपने अप्लाई करना है। ये मैं पीएचडी की वैसे बात कर रहा हूँ। तो उसने क्या किया, उसने जनरल सीवी अपलोड कर दी, तो उन्होंने उसकी सीवी ही रिजेक्ट कर दी, और इवन उसकी पब्लिकेशंस हैं, उसकी अच्छा जो है वो बैकग्राउंड है, अच्छा सीजीपीए है, तो वो गोल्ड मेडलिस्ट भी है पाकिस्तान से, बैचलर्स में, मास्टर्स में। तो ये चीज़ें जो हैं ये हो जाती होती हैं। तो सबसे पहले तो अपना लेआउट देखें कि आपकी यूनिवर्सिटी का लेआउट कौन-सा है सीवी का, उसके अकॉर्डिंग हाँ, हाँ, जो है वो सबमिट करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक चीज़ याद रखें, जो वेबसाइट पे लिखा होता है ना, जैसे सीवी, तो जो सॉफ्टवेयर है सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा, रीड करेगा जो उसी के नाम से सेव होगा। अगर आप लिख देते हैं सीवी और साथ में अपना नाम लिख देते हैं, तो सॉफ्टवेयर उसको डिटेक्ट ही नहीं करता। तो ये लाजमी याद रखें, जिस तरह उन्होंने वर्ड्स यूज़ किए होते हैं एडवर्टाइजमेंट में या जो कॉल होती है, उसी तरह अब जो नेम्स होते हैं उसको आप अपने लैपटॉप में या फ़ोल्डर में सेव किया करें। अगर आप लिखते हैं ट्रांसक्रिप्ट, साथ में लिख देते हैं अहमद रज़ा, तो वो सॉफ्टवेयर उसको पढ़ेगा ही नहीं, उस एक एडिशनल वर्ड अहमद रज़ा की वजह से। तो ये चीज़ लाज़मी आप याद रखें। एग्ज़ैक्टली अहमद भाई, एक और भी चीज़ है ना कि हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा है कि हम बहुत जल्दबाज़ कौम है ना, हम चाहते होते हैं बस जल्दी-जल्दी पोर्टल पे जाएँ और अप्लाई कर दें। मेरा नहीं ख्याल कि हम कॉल भी पढ़ते हैं या एडमिशन का जो पेज है उसको सारा पढ़ते हैं, उसमें ऐसा ही इंस्ट्रक्शंस को है। देखते हैं, और जब अप्लाई कर लेते हैं ना उसके बाद अच्छा ये चीज़ भी थी यहाँ पे, ये तो मैंने देखा नहीं तब। तो ये चीज़ ऐसा नहीं ही होनी है। चाहिए। उसमें सबसे पहले जो है ना अपना टाइम लगा के 10 मिनट लगा के पहले सर्च आउट कर लें, उसके बाद जो है वो आप थोड़ा-सा टाइम लगेगा और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, बट वो फ्रूटफुल होगी। लाइक अगर आप ऐसे ही बेध्याने में 10 एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है आप 1 एप्लीकेशन कर लें, बट वो हाँ। फ्रूटफुल आपकी एप्लीकेशन होगी। हाँ, बिल्कुल। आपको पता है यूरोप में ये कहा जाता है कि अगर आप नाकाम हुए हैं तो इस वजह से नहीं हुए कि आपके अंदर स्किल्स नहीं थे या आपने एजुकेशन नहीं लिया, आप इसलिए नाकाम हुए हैं कि जब अपॉर्चुनिटी आई तो आप प्रिपेयर नहीं थे। ठीक है? एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। तो जैसे ही अपॉर्चुनिटी आए उससे पहले अपने आप को 100% प्रिपेयर करें। और मैं आपको 100% कहता हूँ कि अगर एक यूनिवर्सिटी में ही आप पूरी तैयारी से अप्लाई करेंगे तो उसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। हमारे पास एक कमेंट है आतिका का कि ट्यूटोरियल्स दे के प्रोजेक्ट्स बनाना और उसको सीवी में ऐड करना इम्पैक्ट ऐड करता है सीवी में। अ, मैं चूँकि केमिस्ट्री से बैकग्राउंड है, तो मेरा नहीं ख़्याल ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, लाइक उसमें हो आप
पॉसिबल है सीएस वगैरह की फील्ड में हो। लेकिन मेरी फील्ड में तो ऐसा जैसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि आप ट्यूटोरियल्स देख के बना सकते हैं, अनलेस अनटिल कि आप बच्चों को जो है वो बहलाने के लिए कुछ बना रहे हो। बिल्कुल, ऐसा ही है। तो अब मोटिवेशन लेटर पे 5 मिनट कमेंट्स दे दें श्योर। फिर। मोटिवेशन लेटर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होता है कि हमने कन्विंस करना होता है कमेटी को कि हम जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो हम पैशनेट हैं उसके लिए। तो उसमें आपने अपना एकेडमिक बैकग्राउंड राइट लिखना है, आपने अपने जो है वो स्किल्स बतानी है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स कौन-सी हैं, आपको कौन-कौन से जो हैं लाइक कौन से रेलेवेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपने यूज़ किए हुए हैं, जिसके आप एक्सपर्ट हैं। तो उसमें सिंपल ये है कि पहले पैराग्राफ में तो जो है आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए और उसके बाद जो है ये भी बताना चाहिए कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और साथ में जो है थोड़ा-सा जो है मतलब एंथुसियाज़्म भी दिखाना चाहिए कि आप जो है वो इसमें इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स में। उसके बाद जो है आप अपनी बैकग्राउंड को, जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, आप उसको किस तरह से उस कोर्स के लिए जो है जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसको लिंक करते हैं और उसके लिए कौन-कौन सी स्किल्स हैं जो आपको चाहिए, वो साथ में अटैच होनी चाहिए। और उसके बाद आपके जो करियर गोल्स हैं, वो किस तरह से आपकी इस कोर्स के साथ रेलेवेंट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? उसके लिए आपकी मोटिवेशन क्या है? और उसके बाद जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो ये होती है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और आप उसी यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई कर रहे हैं। लाइक अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पे लिखना है कि मैं इस कोर्स में क्यों अप्लाई कर रही हूँ और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो में ही क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं इटली में ही क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये वो की पॉइंट्स हैं जो आप अगर थोड़ी-सी भी सर्च आउट करेंगे, तो आप उसको जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, एक इसमें जो और बड़ी चीज़ होती है ना कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो चैट जीपीटी से लिखते हैं और उसमें जिस तरह से आप खुद लिखेंगे और वो इमोशंस होंगे ना, वो नहीं उसमें होते। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है, आइदर वो सीवी है, आइदर वो मोटिवेशन लेटर है या प्रपोज़ल है, तो वो सबसे पहले आपने जेन्युइन रहना है, ठीक है? आपने जो है, जो चीज़ है वो उन्हें बतानी है कि ये चीज़ है, ठीक है? और वो आपकी अपनी वॉइस में होना चाहिए, ये ना हो कि वो एआई जनरेटेड हो, एआई वर्ड्स हों, ठीक है? उसके बाद आपने जो है स्पेसिफिक रहना है, ठीक है? एक रेलेवेंट फ़ील्ड में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और किस तरह से आपका बैकग्राउंड, लाइक आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आपका बैचलर्स किस तरह से मैच करता है आपके उस कोर्स के लिए, मास्टर्स के जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, और ये दोनों कोर्सेज़ किस तरह से मैच करते हैं आपके करियर के लिए, ये आपने उन्हें बताना है, ठीक है? और एक और चीज़ जो होती है, हमारे यहाँ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ये करते हैं, वो थोड़ी-सी ब्रैगिंग कर लेते होते हैं, लाइक थोड़ा-सा जो है वो शायखी मार लेते होते हैं। अच्छा, कि हमने इतने-इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं, लाइक 10 प्रोजेक्ट्स ऐड कर देंगे, ठीक है? और वो प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिनका सिर्फ़ उन्हें नाम ही पता होता है, तो ये नहीं करना चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि सबसे पहले तो इसको वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए और उसके बाद एक चीज़ आपने जी, जी। सॉरी, एक चीज़ बेगिंग नहीं करनी आपने। समझ लें कि आपके अंदर जो स्किल्स हैं उनको सेल आउट करना है कि अगला बंदा आपकी प्रोडक्ट जो है लेने के लिए कन्विंस हो जाए, ठीक है? ज़्यादातर एग्ज़ैक्टली। बच्चे अपने लेटर में बेगिंग कर रहे होते हैं कि मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, पाकिस्तान से हूँ, गरीब मुल्क है, लाइट नहीं होती यहाँ पे मेरे गाँव में, और मैंने मैंने इस तरह के कई लेटर्स पढ़े हैं। आप अपने स्किल्स जो हैं उनको सेल आउट करना सीखें, ठीक है? कि मेरे अंदर ये स्किल्स हैं, मुझे अपनी लैब में हायर करें यूनिवर्सिटी में और मैं ये वैल्यू लेके आऊँगा आपकी लैब में और आपकी यूनिवर्सिटी में। एग्ज़ैक्टली। ना तो ब्रैगिंग करनी है, ना ही बैगिंग करनी है। ये जो 2 चीज़ें हैं और ये दोनों बिल्कुल। चीज़ें हमारी कौम में हैं, ऑब्वियसली हैं हम। वो हमारे तो हमारे हुक्मरान भी कशकोल लेके बैगिंग करने निकल जाते हैं, तो हम में क्यों ना आए ये चीज़ें। एग्ज़ैक्टली, मतलब हमें तो बचपन में सिखा दिया गया है। तो अच्छा, उसमें कुछ वर्ड लिमिट्स होती हैं लाइक मोटिवेशन लेटर में, तो आपने वो लिखनी है।
लाइक कहीं पे जो है वो 200 करैक्टर सिर्फ़ उन्होंने माँगे होते हैं, कहीं पे 300 वर्ड्स माँगे होते हैं, कहीं पे 4000 करैक्टर्स होते हैं। तो वो चीज़ें आपने जो है वो देख लेनी है। और कहीं ऐसा भी होता है, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिन्होंने अपना जो है एक फॉर्म दिया होता है, कि आपने उसके ऊपर ही मेंशन करना होता है। तो वो मोटिवेशन लेटर्स के जितने टेम्पलेट्स होंगे वो आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी का तो कोई नहीं है। अगर कोई स्पेसिफिक नहीं है तो फिर आप खुद लिख सकते होते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उसमें ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो आपने जब भी एक दफ़ा मोटिवेशनल लेटर लिखना है उसको कम से कम 2 से 3 बार एक दफ़ा पढ़ें। उसमें देखें कि कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है। फिर आजकल चूँकि एआई का दौर है तो ऑब्वियसली डिटेक्टर्स हैं, तो आप जो है ईज़िली वैसे मेरी तो यही रिकमेंडेशन है कि एआई फ्री जो है वो सबसे पहले खुद की तसल्ली करें। टर्निटिन वगैरह से जो है वो चेक करने के बाद जो ऑथेंटिक सॉफ्टवेयर्स हैं उनसे चेक करने के बाद फिर अपने जो हैं डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया अब्दुर्रहमान। बहुत मोटिवेशन शुक्रिया लेटर आपका। कोशिश करें अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जो हैं वो उसमें हों। जो एआई है वो एक लैंग्वेज मॉडल है जो प्रीवियसली उसको जो डेटा दिया होता है, वही उसमें डाल देता है, उसके अंदर इमोशंस और फीलिंग्स नहीं है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपने स्किल्स को सेल आउट करना सीखें, उस लेटर में ऐसे अपने स्किल्स डालें, स्किल सेट कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है और मैं इस प्रोजेक्ट में ये वैल्यूज़ लेके आ सकता हूँ, ठीक है? तो वो एग्ज़ैक्टली। डेफ़िनेटली आपको हायर करेंगे और ये बिल्कुल छोड़ दें कि ये लोग अगर इनको इंग्लिश नहीं आती तो ये पढ़ते नहीं है लेटर और ये इतने इतने शौक से वो लेटर पढ़ते हैं बच्चों के जो आए होते हैं, सीवीज़ देखते हैं। आपकी सोच है ये कितना इसको ना वो प्रोफ़ेशनली लेके चल रहे होते हैं इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को। तो इटालियंस तो वैसे भी जो है इस हवाले से मशहूर हैं कि ये बड़े सुस्त लोग मतलब ये पाकिस्तान से भी सुस्त हैं। तो लेकिन ये सुस्त इस तरह से हैं, ये हर चीज़ को बड़ी डीपली देखते हैं। लाइक ऐसे अगर ही कोई आपने प्रपोज़ल अब्दुर्रहमान सबमिट किया है। आपको पता है जब मैं यूरोप में आया था ना तो मैंने अपने प्रोफेसर को 1 साल बाद कहा कि मेरे चाइनीज़ स्टूडेंट्स जो हैं दोस्त जो हैं सॉरी वो पेपर पब्लिश करी जा रहे हैं धड़ाधड़, तो मेरा 1 साल में पेपर पब्लिश नहीं हुआ कोई भी। तो उसने मुझे कहा कि हम यूरोपियंस हर चीज़ को स्लो लेके चलते हैं और उसने कहा कि तुम्हारा एक ही पेपर पब्लिश होगा पीएचडी में और वो तुम्हारे चाइनीज़ जो दोस्त हैं 10 पेपर पब्लिश करेंगे और तुम्हारा एक उसके इक्विवेलेंट होगा। तो ये हर चीज़ को इतना स्लो लेके चलते हैं और इतना प्रोफ़ेशनली और डीपली उसको लेके चल रहे होते हैं। बहुत ये मैं इन चीज़ों से मुतासिर हुआ हूँ और आपको पता है हम जब कोई ग्रांट लिखते हैं तो एंड वाले दिन के एंड वाले आवर्स तक हम उसको सबमिट करते हैं। तो ऐसा ही है। हम हमारे लोग जो है वो 10-10, 15-15 दिन पहले ही एप्लीकेशंस जो हैं वो डाल के बैठ जाते हैं। एंड तक टाइम दें, तैयारी करें, फुल प्रिपरेशन करें, लाज़मी आप कामयाब होंगे। हाँ, इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका जिन्होंने कमेंट्स किए, सुना और अब्दुर्रहमान आपने हमें दोबारा टाइम दिया। तो आपका मज़ीद हम टाइम नहीं लेंगे। सबका बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तानियों अहमद का भाई। जिन्होंने बाहर से सुना सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। सब अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।